नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज का वीडियो दरअसल सेकेंड लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने जाना था डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे के। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों को जानना है कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो ही चुका तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का डिटरमिनेशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं। बच्चों, आप लोगों को जानना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो का डिटरमिनेशन हुआ था जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिटरमिनेशन हुआ था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू और इन दोनों वैल्यूज के आधार पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के मास का डिटरमिनेशन किया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में दरअसल हम लोगों को इन्हीं दो एक्सपेरिमेंट के बारे में और साथ ही साथ हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का डिटरमिनेशन करते हैं उन चीजों के बारे में जानना है। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से दो जरूरी बातें डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो इसे हाई क्वालिटी में ही देखा करो फ्रॉम द बटन राइट हियर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी और कलर्ड पेन सामने रखकर ही वीडियो को देखो और वीडियो देखने के दौरान जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिल रही हैं उन चीजों को आप लोग साथ साथ ही नोट डाउन करते चले जाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोग जो अपना समय और मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो इस वीडियो को देखने के दौरान तो वो मेहनत यूटिलाइज हो जाता है। अदरवाइज आप लोगों का समय और मेहनत दोनों का दोनों बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद ये सारी चीजें आप लोग भूल जाओगे, लेकिन कॉपी में नोट डाउन किया हुआ चीज आप लोग जल्दी से नहीं भूल सकते। ऐसा इसलिए बच्चों कि ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लासेस की बराबरी नहीं कर सकता है। तो लेकिन इस ऑड कंडीशन में हम लोगों के पास कोई और उपाय बचता भी नहीं है। इस वजह से हम लोग घर में बैठे बैठे खुद से ही ऑफलाइन क्लासेस का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जब कभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग सोचो कि आप लोग क्लासरूम में हो और चाहते हुए भी वीडियो को ना स्किप कर सकते हो, ना मुझे पॉज कर सकते हो, ना ही कुछ और भी काम कर सकते हो। तो बच्चों, इस तरह के डिसिप्लिन के साथ आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो या फिर किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो वो आप लोगों के लिए कई गुना ज्यादा बेनिफिट और फ्रूटफुल बेनिफिट लेकर आएगा। तो बच्चों, आज नया दिन है, नई जानकारियों का दिन है। इस वजह से इस वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक देखना, बहुत सारी नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी। तो अब बच्चों हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पर आते हैं। बच्चों, दरअसल जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो ये करा गया था उसका स्कीमेटिक डायग्राम यही है। और ये जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्यों करा गया था? तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग E/m से डिनोट करते हैं। यानी कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का पहले चार्ज का पता चला था या इलेक्ट्रॉन के मास का पता चला था, तो आप लोग जवाब दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिटरमिनेशन पहले हुआ था ना ही मास का। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कवरी करे थे वो किस चीज का डिस्कवरी किए थे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू दी मास रेशियो का। कौन करा था? तो जे थॉमसन। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? तो इस वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कब करा था? तो 1897 में। ओके स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट का मेन कंटेंट क्या है? तो वही डिस्चार्ज ट्यूब है। थोड़ा सा अंतर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में यही कैथोड है। नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्टेड है उसे बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? कैथोड। और ये जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है उसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? एनोड। लेकिन ये एनोड डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पर नहीं है, यहां पर इस एनोड को हम लोग बीच में रख दिए। और ये तो वैक्यूम पंप है। क्यों? क्योंकि यहां से हवा को बाहर हम लोग सक करते हैं, जिस वजह से अंदर का प्रेशर रिड्यूस होकर लगभग 10⁻⁻⁴ atm हो जाता है। और यहां पर वोल्टेज बच्चों हम लोग कितना लेकर काम कर रहे होते हैं? लगभग ये तो याद ही होगा, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये 10,000 वोल्ट के आसपास होता है। पिछले वीडियो का लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग काम करते हैं यहां पर। जब ये 10,000 वोल्ट और 10⁻⁻⁴ atm का कंडीशन प्रोवाइड करा जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैथोड में से कैथोड रे का एमिशन होना शुरू हो जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है
इसी के स्ट्रीम को दरअसल बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसी स्ट्रीम को हम लोग कैथोड रे बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जब कैथोड रे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ये एनोड की तरफ जाएगा। तो हो सकता है यहां पर जो हम लोग एनोड लिए हैं, इस एनोड में आप लोग गौर कर रहे होंगे बीच में एक छोटा सा होल हम लोग रखे हुए। इस होल का क्या सिग्निफिकेंस है अभी आप लोगों को नजर आ जाएगा। अगर ये सॉलिड प्लेट होता तो क्या होता बच्चों, ये सारा कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम यहां पर टकरा के रुक गया होता। लेकिन जैसे हम लोग एनोड में एक छोटा सा होल ले लेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस होल के सामने से गुजर रहा होगा, अपने बहुत ज्यादा मोमेंटम की वजह से वो इस होल को क्रॉस कर जाएगा और होल को क्रॉस करके सीधे इस पार आ जाएगा और यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाकर टकरा जाएगा। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन में हम लोगों को नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर गिरा है और अपने को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस होल से पार होके किस जगह पर फॉल किया हुआ। तो इसमें कुछ नई बात तो थी नहीं, यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैथोड रे जो है कैथोड से निकला, एनोड में हम लोग चूंकि होल किए हुए हैं तो उस होल से सम ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल पास एंड फॉल अपॉन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्रेजेंट बिहाइंड द एनोड। लेकिन अब इसमें नया बात क्या है कि इस एनोड और इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन, एनोड और फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बीच में हम लोग साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पाथ से डेविएट कराता है। यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जिस वजह से बताओ तो अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता, तो इलेक्ट्रॉन बताओ यहां फॉल होता या वो नीचे गिरने लगता, नीचे गिर के यहां पर फॉल होता। लेकिन हम साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो बताओ तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और इलेक्ट्रॉन कहां पर जाके गिरेगा, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ऊपर कहीं जाके गिरेगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि मैंने इलेक्ट्रॉन को उसी जगह पर फॉल क्यों करवा दिया जहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा होता है। वो इसलिए करवाया क्योंकि इस जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में मैनुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना सेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहीं पर जाकर गिरे जहां पर कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में गिर रहा होता है। ऐसा कब होगा बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर आप मान लो इस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं एफ ई। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, तो हम लोग यहां लिख देते हैं एफ बी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नीचे की तरफ फोर्स दोनों बराबर होगा इस इलेक्ट्रॉन पर, तो उस स्थिति में ही ये इलेक्ट्रॉन उसी जगह गिरेगा जहां पर कि इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में गिर रहा होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ना हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रॉन पर बराबर नहीं हो ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में, तो बताओ तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गिरेगा नहीं, या तो इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर या तो इस पॉइंट के थोड़ा नीचे गिरेगा। लेकिन हम लोग जानबूझकर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा सेट करते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसी जगह गिरे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के गैर मौजूदगी में गिरता था। तो जब हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो हम लोगों के पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड का सम डेफिनेट वैल्यू होता है। तब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेट वैल्यूज के आधार पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन सेट करते हैं, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो पता चलता है। वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो होता है 1.75882 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। या फिर इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.75882 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। इस किलोग्राम को अगर ग्राम में तब्दील करोगे
तो ये 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। बच्चों सामान्य स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो का जो वैल्यू रखते हैं वो हम लोग शॉर्टकट में, क्योंकि इतना डेसिमल नहीं लिखना उचित होता है, तो हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ये ऐसा यूनिट हो गया। और अगर ग्राम में आप लोग कन्वर्ट करते हो तो 1.76 हम लोग सिंपली लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो बच्चों अभी के अभी आप लोग याद करो तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम या फिर 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। अगर बच्चों आप लोगों को याद हुआ तो हैंड रेज करो। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 2 मिनट रुककर इस चीज को याद कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक के कंटेंट में जो क्वेश्चन आता है वो मुख्य रूप से इसी बात पर आता है। अब बच्चों हम लोग 2-3 बेसिक चीजें जान लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट की जितनी बातें थे वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग 2-3 बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बच्चों निगेटिवली चार्ज था या पॉजिटिवली चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज था। तो यहां पर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे वो कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट रखते हैं, नीचे निगेटिव प्लेट। तभी तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये निगेटिव प्लेट धकेलेगा और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है खींचेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बच्चों नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इतना तो क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग सीखो। मैं यहां पर अभी के अभी आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है। जैसे कि इस फिगर में मैंने ये मैग्नेट दर्शाया हुआ है। अगर ये ट्यूब है तो ट्यूब के दोनों तरफ से ये मैग्नेट पास कर रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल रख रहा है, और नीचे वाला हिस्सा जो है बच्चों वो कौन सा पोल है, दैट वन इज साउथ पोल। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि चूंकि नॉर्थ पोल ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है इस जगह पर। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि इस डायरेक्शन में। और दोनों वेक्टर को अगर हम लोग एक साथ रखें तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन है, और ये जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि नीचे की तरफ है। अब अगर राइट हैंड रूल की बात करें टू डिटरमाइन फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होता है, वो भी क्रॉस बी होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग अपना हाथ रख लें और वो हाथ कुछ इस तरह से रखें कि ये हाथ को हम लोग मोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चूंकि इधर है तो हम लोग हाथ को ऐसे ही रखेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे मोड़ेंगे तो ये थंब का जो डायरेक्शन होता है बच्चों ये फोर्स का डायरेक्शन होता है, लेकिन तब जब चार्ज पॉजिटिव हो। लेकिन यहां पर चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन हम लोग का यहाँ थंब के थ्रू दर्शाया जा रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा फोर्स का डायरेक्शन अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को आप लोग बेहतर समझ भी सकते हो। मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का वीडियो है फिजिक्स के क्लास 12 का, वहां पर मैंने इसे डिक्टेटिव रूप में समझाया है। यहाँ पर बस बेसिक जानकारी देने की जरूरत थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं। तो चूंकि यहाँ थंब का डायरेक्शन ऊपर है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो होगा बच्चों किधर लगेगा, थंब के डायरेक्शन के अपोजिट यानी कि नीचे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे के तरफ फोर्स लगेगा, किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और मैंने पहले ही बता रखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। हम लोगों को यहाँ अपने सिलेबस में सिर्फ पढ़ना है कि जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने किया क्या क्या है टू डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर बिल्कुल नहीं जाना है जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात अभी मैं यहां पर कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उन चीजों का यहाँ स्कोप नहीं है। ये एडिशनल टर्म के रूप में आप लोगों को बताया, और साथ ही साथ उस मैथमेटिकल इक्वेशन का भी यहाँ पर जरूरत नहीं होता है जिस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो के बारे में जाना। हम लोगों को यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ जानना है कि किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन किया, उस एक्सपेरिमेंट की क्या क्या खास बातें होती हैं, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू आता है वो चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू कितना होता है कूलम पर किलोग्राम में,
और कूलम पर ग्राम में। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो हम लोग जान गए तो पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिटर्मिनेशन बच्चों मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा गया था 1909 ईस्वी में, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के लगभग 12 साल के बाद। और बच्चों वही हम लोगों को मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है जो कि देख रहे हैं। बच्चों आप लोगों से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन करा गया था, तो आप लोग जवाब दोगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कब करा गया था? तो 1909 में इस एक्सपेरिमेंट को करा गया था, जिस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिटरमिनेशन किया था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या क्या है, आओ बच्चों हम लोग उन चीजों को जानते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डबल कंपार्टमेंट का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर जो ये कंटेनर आप लोगों को नजर आ रहा है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। यहाँ पर कोई वैक्यूम नहीं है जैसा कि हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में देखा था, ये नॉर्मल कंडीशन है। सिर्फ ये पैक इस वजह से करा जाता है कि बाहर हवा के फ्लो से यहाँ पर जो ऑयल पार्टिकल का मूवमेंट है उस पर कोई असर ना हो। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग ऑयल ले लेते हैं, ऑयल हाई विस्कोसिटी का, यानी कि बहुत ही चिपचिपा सा ऑयल हम लोग लेते हैं और उस ऑयल को हम लोग एक एटोमाइजर में रखे हुए हैं। इसे हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? एटोमाइजर। एटोमाइजर कुछ वही चीज है जो कि सैलून में आप लोग जाते हो तो स्प्रे, जो पानी का स्प्रे आप लोगों के बालों पर करा जाता है, तो वहां आप गौर करते होंगे कि वाटर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। अगर वही स्प्रे हम लोग परफ्यूम के बॉटल की बात करें तो वहां पर आप गौर करोगे कि वहां पर जो ड्रॉपलेट होता है वो सैलून वाले ड्रॉपलेट से भी छोटा होता है। आप सोचो कि उससे भी छोटे पार्टिकल में अगर ऑयल ड्रॉपलेट को जो तोड़ दे उसे ही हम लोग इस एटोमाइजर बोलेंगे। ये एक तरह से स्प्रे की तरह ही है। तो यहाँ एटोमाइजर से जब हम लोग इस कंपार्टमेंट में ऑयल पार्टिकल का छिड़काव करते हैं तो आप गौर करो यहाँ से बहुत सारा ऑयल पार्टिकल इस तरह से निकल रहा है, तो उसमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट इस रास्ते से, यहाँ पर होल किया हुआ है और इस होल के रास्ते नीचे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है। तो मान लो वो ऑयल ड्रॉपलेट ऐसे गया और यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में हम लोग दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स रखे हुए हैं, मेटालिक प्लेट है और ऊपर वाले प्लेट में ऑलरेडी एक होल करा गया है जस्ट इस होल के नीचे। तो जिससे क्या होगा कि सम ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट पास थ्रू दिस होल एंड आल्सो पास थ्रू दिस होल टू कम इन द रीजन प्रेजेंट इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ओके, तो यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट आता है, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि ऑयल ही क्यों लेते हैं, हम लोग यहाँ पर वाटर क्यों नहीं ले लेते हैं? तो बच्चों इस वजह से क्योंकि ऑयल का वेपराइजेशन वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत स्लो होता है। अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट पानी के साथ करोगे तो पानी का ड्रॉपलेट यहाँ तक आते आते हो सकता है वेपराइज ही हो जाए, तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। ऑयल हम लोग इसलिए लेते हैं कि उसका वेपराइजेशन जल्दी ना हो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाई विस्कोसिटी क्यों लेते हैं? तो यहाँ पर बच्चों अभी आप लोग देखोगे कि इस ऑयल ड्रॉपलेट में हम लोगों को कुछ कण को चिपकाना है, तो यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट में समथिंग तब ज्यादा चिपकेगा जब ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी या फिर कम होगी। बच्चों ज्यादा होगी तभी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना कि ये ऑयल ड्रॉपलेट ऐसे ऐसे आया, ये ऑयल ड्रॉपलेट इस होल के थ्रू पास होके इस रीजन में जैसे आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुक गया, अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, समान स्थिति है। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सरे। क्योंकि ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है, तो यहाँ पर एयर का पार्टिकल अभी भी मौजूद होगा कि नहीं बच्चों? तो एयर पार्टिकल जैसे होगा तो जैसे एक्सरे पास करता है यानी कि फॉल करता है एयर पार्टिकल पर, तो ये एक्सरे एयर के पार्टिकल को आयोनाइज कर देता है, यानी कि इसमें से एक आध वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उखड़ जाता है। तो यहाँ पर तो एयर का बहुत सारा पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल के होने की वजह से ये एक्सरे बहुत सारे गैसियस एटम को आयोनाइज करेगा, जिस वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इस ऑयल ड्रॉपलेट में चिपक जाए। तो जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, सैकड़ों इलेक्ट्रॉन, कुछ भी मात्रा हो सकता है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन
इस ऑयल ड्रॉपलेट में चिपकेगा तो बच्चों आप ही बताओ, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग यहाँ जो दो मेटालिक प्लेट्स है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करते हैं एक्सटर्नली। कैसे? तो यहां पर हम लोग ऊपर वाले प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और नीचे वाले प्लेट को बच्चों हम लोग कैसा चार्ज कर देते हैं? नेगेटिवली। अभी आप लोगों ने देखा कि गैसियस एटम के आयनाइजेशन के वजह से, एक्सरे के द्वारा गैसियस एटम के आयनाइजेशन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला था उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट में चिपका, जिस वजह से ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर नीचे वाला प्लेट जो है इस पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों? ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भी तो ऊपर खींच रहा है। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। यानी कि अगर हम लोग यहां पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऑयल ड्रॉपलेट का, तो आप लोग खुद से बताओ बच्चों, इस ऑयल ड्रॉपलेट पर ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि वो इस प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस ऑयल ड्रॉपलेट पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ये निगेटिव और ये भी निगेटिव ऊपर धकेलेगा। दूसरा फोर्स जो इस ऑयल ड्रॉपलेट पर लगेगा बच्चों, वो कौन सा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट का कुछ ना कुछ वजन तो होगा, उस वजन के वजह से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा। एक फोर्स बच्चों और यहां पर काम करता है और वो फोर्स होता है बच्चों बायोन फोर्स। बायोन फोर्स के बारे में आप लोगों ने जाना होगा क्लास 8-9 में, और वो होता था आर्किमिडीज प्रिंसिपल से संबंधित कि अगर कोई बॉडी सबमर्ज्ड हो किसी फ्लूइड के अंदर तो उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के मास के बराबर अपवार्ड फोर्स, अपवार्ड थ्रस्ट उस पर लगता है। उसी अपवार्ड थ्रस्ट या अपवार्ड फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? बायोन फोर्स। सामान्य तौर पर बायोन फोर्स हम लोगों के दिमाग में आता है कि जब किसी बॉडी को लिक्विड यानी कि पानी, तेल वगैरह में डुबाएंगे तो उस पर बायोन फोर्स लगेगा। लेकिन बच्चों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एयर जो होता है ये भी फ्लूइड की तरह है और हम लोग सबमर्ज्ड बॉडी हैं इनसाइड द एयर, और हम लोगों पर एयर के द्वारा बायोन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय आवर बॉडी इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी फील वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बायोन फोर्स ड्यू टू एयर। क्योंकि हमारे मास के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड एयर का मास नेग्लिजिबल होता है। लेकिन यहां पर ये ऑयल ड्रॉपलेट भी एयर में सबमर्ज्ड बॉडी काउंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑयल ड्रॉपलेट पर बायोन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, किसके द्वारा? डिस्प्लेस्ड एयर के द्वारा। तो यहां पर चूंकि ऑयल ड्रॉपलेट का वजन डिस्प्लेस्ड एयर के कंपेरेबल है, इस वजह से यहां पर हम लोग बायोन फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से बच्चों हम लोग यहां पर एक और फोर्स इस ऑयल ड्रॉपलेट पर लगा रहे हैं, और वो कौन सा फोर्स है बच्चों? बायोन फोर्स। इन तीनों फोर्स में आप लोग गौर करो कि कौन से फोर्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं और कौन सा फोर्स नॉन मैनेजेबल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोन फोर्स को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगना होगा उतना लगेगा ही, और इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जितना बायोन फोर्स लगना होगा उतना लगेगा ही। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस चार्ज जो है हम लोगों के द्वारा गिवन है, तो बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मात्रा है इन दोनों प्लेट्स पर, उसको हम लोग मैनेज करके इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग मैनुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना सेट करते हैं कि यहां पर इस ऑयल ड्रॉपलेट पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए। यानी कि इफ Fe, ऊपर वाला फोर्स Fe प्लस Fb विल बिकम्स इक्वल्स टू Fg, तो इस परिस्थिति में बच्चों क्या होगा? ऑयल ड्रॉपलेट पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और जैसे ऑयल ड्रॉपलेट पर नेट फोर्स 0 हो जाता है उस परिस्थिति में ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा? रुक जाना चाहिए कि नहीं रुक जाना चाहिए? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फोर्स 0 करने का मतलब होता है बच्चों एक्सेलरेशन 0, स्पीड या वेलोसिटी 0 नहीं होता है। आप लोगों को क्लियर करना है अपने दिमाग में कि जब हम लोग
इस ऑयल ड्रॉपलेट पर ऊपर के तरफ लगने वाले फोर्स को नीचे के तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति में ऑयल ड्रॉपलेट पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जिस वजह से ऑयल ड्रॉपलेट का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हुआ बच्चों कि अब ऑयल ड्रॉपलेट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करने लगेगा। और जब ऑयल ड्रॉपलेट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, तो इसी स्पीड को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टर्मिनल स्पीड। ओके, आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज टर्मिनल स्पीड, तो जब कोई सबमर्ज्ड बॉडी पर नेट फोर्स यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में वो सबमर्ज्ड बॉडी नीचे की तरफ मूव करते चले जाता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसी कांस्टेंट स्पीड को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। ओके, और इस टर्मिनल स्पीड की जब इस ऑयल ड्रॉपलेट को प्राप्ति हो जाती है, जिसे हम लोग इस टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं इन सारे मूवमेंट को, तो उस वक्त इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू पता चल जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये जो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ई, ये हर जगह पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगेगा। स्मॉल ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो चार्ज का एक्यूरेट वैल्यू कितना होगा? माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जिसको कि बच्चों हम लोग लगभग कितना मान लेते हैं? माइनस 1.6। इतना डेसिमल्स वगैरह हम लोग यूज नहीं करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जैसे कि जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को उस मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे कैसे सॉल्व किए, इन चीजों के बारे में यहाँ पर सिलेबस में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ दिस वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बस वही बात मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी लागू होता है। यहाँ पर भी हम लोगों को उस मैथमेटिकल इक्वेशन पर नहीं जाना है कि उस मैथमेटिकल इक्वेशन से कैसे कैसे सॉल्व करके हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिटर्मिनेशन किए हैं। बस हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू के बारे में जानना है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने करा क्या क्या है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है बच्चों जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिटर्मिनेशन कर लिया, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी वैल्यू डिटरमाइन कर लिया, तो सवाल हुआ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी बच्चों। इन दोनों नोन वैल्यूज के आधार पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू तुरंत से प्राप्त कर दिया। वो कैसे? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इन दोनों वैल्यूज के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम्स इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोग रख देते हैं बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। ऊपर वाला कूलम था, नीचे वाला कूलम पर ग्राम। कूलम और कूलम कट जाएगा बच्चों, तो ग्राम ऊपर चला जाएगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम्स इक्वल्स टू 9.1094 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। ओके, ये कितना हो गया बच्चों? 9.1094 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। तो इसे हम लोग शॉर्टकट में उतना तो लिखते नहीं है बार बार, ये हम लोग कितना लिख लेते हैं? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। अगर बच्चों इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो का डिटर्मिनेशन किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिटर्मिनेशन किया, और इलेक्ट्रॉन के मास का डिटर्मिनेशन किया। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने प्रोटॉन
प्रोटॉन का डिस्कवरी करा था। तो वो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे होता है, प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, और इन सारे वैल्यूज को हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच सर्कुलेट करो, शेयर करो, कि उन लोग भी इस लॉकडाउन में केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठा सके। मेरे लिए बच्चों आप लोग इतना कर दो कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करो। ओके स्टूडेंट्स।